हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से जिन लोगों को धड़कन बढ़ने की शिकायत रहती है, जिनको बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, बहुत ज़्यादा बेचैनी रहती है और ये जो धड़कन बढ़ती है उसके कारण उनको बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो इस डर को हम कैसे करें, इसके ऊपर ये पूरा साइंटिफिक वीडियो मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूँ। इसको बहुत अच्छे से समझने के बाद, अंडरस्टैंड करने के बाद, ये धड़कन से रिलेटेड जो आपका फियर है ये कभी आपको सताएगा नहीं। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा। दोस्तों, धड़कन बढ़ने का मतलब क्या है? धड़कन बढ़ने का मतलब, या फिर बहुत सारे लोगों को पाल्पिटेशंस होते हैं। पाल्पिटेशंस का मतलब क्या है कि दोस्तों, जो हमारी हार्ट की जो बीट है, जो हमारा हृदय का जो धड़कना है, वो जो हृदय की धड़कन है जब हमें सुनाई देती है तो हम उसको क्या है कि सामान्य तौर पर पाल्पिटेशंस के नाम से जानते हैं। कि कई बार ऐसे लोग शिकायत करते हैं कि सर ऐसे मतलब फील हो रहा होता है कि हार्ट है वो अंदर पंप कर रहा है, उसकी धड़कन को मैं महसूस कर पाता हूँ या कानों में सुनाई देती है, और उस समय सर बहुत डर लगता है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? पाल्पिटेशंस बोलते हैं। अच्छा, धड़कन जो है वो बेसिकली क्या है कि हमारा जो हार्ट है, हार्ट की जो पंपिंग रेट है, उस पंपिंग रेट को ही हम क्या बोलते हैं? धड़कन बोलते हैं। और अब हमारा हार्ट जो है वो पंप क्यों करता है? क्योंकि उसको पूरी बॉडी के अंदर क्या सप्लाई करना है? ब्लड की सप्लाई करना है, ऑक्सीजन की सप्लाई करना है, रॉ मटेरियल की सप्लाई करना है। तो इसलिए हमारा हार्ट है वो लगातार क्या करता रहता है? पंप करता रहता है। तो यहां पर हार्ट की जो पंपिंग रेट है उसी को अपन क्या बोलते हैं? धड़कन बोलते हैं। इस चीज को बहुत अच्छे से समझिएगा। तो यहां पर जो धड़कन का एक कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि धड़कन जो है वो हमारी हार्ट रेट जो होती है वो 72 बीट्स पर मिनट, ये हमारी हार्ट रेट होती है। थोड़ा सा समझिएगा दोस्तों, ये जो 72 बीट्स पर मिनट है ये एक एवरेज हार्ट रेट होती है। मतलब सामान्यतः अगर अपन 24 घंटे की हमारी हार्ट रेट का जो एवरेज निकालेंगे वो कितना आएगा? 72 बीट्स पर मिनट के हिसाब से आएगा। लेकिन क्या एग्जैक्टली 72 है तभी हम उसको नॉर्मल कंसीडर करेंगे? समझना इस चीज को कि 72 से सर अगर 73 हो गया तो क्या ये एबनॉर्मल हो गया? 73 से सर ये 80 हो गया तो क्या ये एबनॉर्मल हो गया? 80 से क्या ये 90 हो गया तो क्या ये एबनॉर्मल हो गया? 72 से ये 70 हो गया, ये 65 हो गया, ये 60 हो गया, तो क्या ये एबनॉर्मल हो गया? क्या थोड़ा सा समझने की जरूरत है, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि हम ये जो 72 रखते हैं ये एक प्रकार का एवरेज होता है। हाँ, हमारा जो हार्ट है, हमारी बॉडी की जो जरूरत होती है, हमारी बॉडी की जो डिमांड्स होती है, उन डिमांड के आधार पर जो हार्ट है वो अपनी पंपिंग को तेज और कम करता रहता है, वो एडजस्ट होता रहता है। और ये एक नॉर्मल सिनेरियो है, एक नॉर्मल फिनोमिना है। इसको कुछ इस तरह से समझिए कि जैसे मान लीजिए कि मैं बीकानेर से मैं दिल्ली जाता हूँ, और बीकानेर से दिल्ली का सफ़र मान लीजिए कि 300 किलोमीटर का है और मुझे वहाँ पहुँचने में मुझे 6 घंटे लगे। मान लीजिए कि बीकानेर से दिल्ली पहुँचने में मुझे 6 घंटे लगे, तो इसका मतलब मेरा जो एवरेज स्पीड है वो कितना आएगा? एवरेज स्पीड आएगा 300/6, मतलब मेरा आएगा 50 किलोमीटर पर घंटा। ये जो स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि मैं बीकानेर से दिल्ली जब पहुंचता हूं तो मैं एक ही कांस्टेंट स्पीड से ही मैं कहां पहुंचा हूं? दिल्ली पहुंचा हूं। इज इट पॉसिबल? बिल्कुल भी नहीं। यहां पे क्या हो रहा है कि बीच में कई बार ऐसा आएगा कि जब स्पीड है वो 50 से ज़्यादा 60 भी हुई होगी, 70 भी हुई होगी, 80 भी हुई होगी, और कई बार ऐसे दौर भी आए होंगे कि जब स्पीड जो है वो 50 से कम भी हुई होगी। कभी कहीं पे स्पीड ब्रेकर आया है तो वहां पे स्पीड है वो 50 से 45 भी हुई होगी, कहीं पर 40 भी हुई होगी। तो ये अगर मैं इन पूरे 6 घंटों का और इन 300 किलोमीटर का जो रास्ता है इसका अगर एवरेज निकालता हूं तो ये एवरेज कितना आता है? 50 आता है। उसी तरह से हमारी हार्ट का भी जो एवरेज कितना है, सामान्यतः ये कितना होता है? 72 बीट्स पर मिनट। लेकिन ये ऊपर और नीचे के वेरिएशंस होते रहते हैं। ये जो वेरिएशंस है किस पे डिपेंड करते हैं? हमारी बॉडी की जो डिमांड होती है उस डिमांड के ऊपर निर्भर करता है। अच्छा, कई बार एबनॉर्मलिटी के अंदर भी इस तरह की स्थिति हो सकती है। हाँ, एबनॉर्मलिटी के अंदर भी ऐसा हो सकता है, लेकिन यहां पर इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा कि अगर आपके हार्ट से रिलेटेड अगर इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल है, हार्ट से रिलेटेड अगर आपकी जांचें नॉर्मल है, आपका जो ईसीजी है वो आपका नॉर्मल है, आपका इको जो है वो आपका नॉर्मल है, आपका डॉपलर आपका नॉर्मल है। कई बार लोग मुझसे कंसल्ट करते हैं, और कई बार क्या मैं बोलूँगा कि बहुत बार मुझसे बातचीत करते हैं, वो मुझे बताते हैं कि सर हम इस ईसीजी तो कोई हम 100 बार करवा चुके होंगे, हर दिन हो जाती है। इको कितनी करवा चुके हैं सर? एंजियो करवा चुके हैं,
और वो सारे इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल हैं, उसके अंदर कुछ नहीं है। ईसीजी तो सर मतलब ऐसा लगता है कि 5-10 दिन में तो 2-3 बार हो ही जाती है, लेकिन वो सारी की सारी मेरी क्या है, नॉर्मल है। अच्छा, अगर आपके हार्ट के इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल है, जांचें नॉर्मल है, लेकिन उसके बावजूद आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरी धड़कन है, वो कभी मेरी धड़कन जो है वो 90 पहुंच जाती है, कभी 100 पहुंच जाती है, कहीं 120 हो जाती है, कहीं 150 हो जाती है, तो ये कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है दोस्तों, ये एक प्रकार का नॉर्मल रेस्पॉन्स है। एंजाइटी के अंदर ऐसा होता है। एंजाइटी के अंदर हमारी जो बॉडी है उसके अंदर एक फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स आता है। फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स क्या होता है, लड़ो या फिर भागो, इसको इमरजेंसी रेस्पॉन्स बोलते हैं। ये या तो हमारे आसपास कोई वास्तविक अगर कोई फियर हो, वास्तविक अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसके अंदर हम फंसने वाले हैं और वहां से हम नहीं निकल पा रहे, ऐसा हमें लग रहा हो, तो उन सिचुएशंस के अंदर हमारी बॉडी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या स्टार्ट करती है, इमरजेंसी रेस्पॉन्स स्टार्ट करती है। लेकिन कई बार काल्पनिक जो फियर होते हैं, बहुत सारे फियर होते हैं काल्पनिक हमारे, मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा, कहीं हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा, कहीं कोई बीमारी तो नहीं हो जाएगी, या फिर एग्जाम से रिलेटेड फियर है, मेरा रिजल्ट क्या आएगा क्या नहीं आएगा, बिजनेस से रिलेटेड फियर है, कहीं धंधा नुकसान तो नहीं हो जाएगा, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा, रिश्तों से रिलेटेड फियर है कि कहीं मेरे जो रिश्तेदार है वो छोड़ के भाग तो नहीं जाएंगे, या मेरी जो वाइफ, मेरे हस्बैंड कहीं मुझे छोड़ के नहीं चले जाएं, स्पाउस भाग ना जाए। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो फेथफुल रहेंगे नहीं रहेंगे, ये हमारे दिमाग के अंदर बहुत सारे इमेजिनरी फियर होते हैं, काल्पनिक जो फियर होते हैं, उन काल्पनिक फियर के अंदर भी हमारा जो इमरजेंसी रेस्पॉन्स है वो स्टार्ट हो जाता है। और एक मजे की बात बताऊं, 90% जो हमारे फियर हैं वो हमारे इमेजिनरी फियर ही है, हमारे काल्पनिक फियर ही है। और उन काल्पनिक फियर के अंदर क्या होता है कि हमारा जो इमरजेंसी रेस्पॉन्स स्टार्ट होता है, उस इमरजेंसी रेस्पॉन्स के अंदर हमारा जो बॉडी है वो फाइट एंड फ्लाइट मोड पे जाता है, और उस फाइट एंड फ्लाइट मोड के अंदर हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी डिमांड बढ़ती है, और उस एनर्जी डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमारा जो हार्ट है वो पंप करना स्टार्ट करता है। और ये जो हार्ट की पंपिंग से ये बढ़ती है तो हमारी धड़कन भी क्या होती है, बढ़ती है, जो कि एक प्रकार का नॉर्मल रेस्पॉन्स है। ये एक प्रकार की नॉर्मल चीज़ है, ये किसी भी प्रकार की अबनॉर्मलिटी नहीं है, ये हमारी बॉडी का मतलब ये हार्ट से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं है। ये कुछ ऐसा है जैसा आपके घर के अंदर पानी का मोटर लगा है, तो इलेक्ट्रिक सप्लाई अगर तेज आ रही है, इलेक्ट्रिक सप्लाई के अंदर अगर तेजी आ रही है तो मोटर है वो तेज काम करता है। जैसे आपके घर के अंदर पंखा लगा हुआ है और आपने रेगुलेटर लगा रखा है, अगर आप रेगुलेटर को थोड़ा सा भी बढ़ाते हो, 1 से आप 2 पे लेके जाते हो, पंखे की स्पीड बढ़ती है, 2 से आप 3 पे लेके जाते हो और पंखे की स्पीड बढ़ती है। मतलब वो जो करंट का फ्लो है वो बढ़ रहा है, फ्लो बढ़ रहा है तो जो पंखा है उसकी स्पीड भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ये पंखे के अंदर प्रॉब्लम नहीं। उसी तरह से हमारा जो हार्ट है उसकी स्पीड भी क्या होती है, बढ़ती है, घटती है। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारी बॉडी की डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। और ड्यूरिंग एंजाइटी हमारा जो धड़कन है वो बढ़ जाता है, वो बढ़ते हुए आपका 100 भी हो सकता है, 110 भी हो सकता है, 130 भी हो सकता है, 150 भी हो सकता है। ये सारा क्या है, ये नॉर्मल सिनेरियो है, इसके अंदर हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा डर लगने लग जाता है जब हम इंटरनेट पे सर्च करके देखते हैं या बहुत सारी वीडियोस हम सुनते हैं, तो बस आपका धड़कन बढ़ गया मतलब आपको हार्ट का प्रॉब्लम, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने टेस्ट करवा लिया, नॉर्मल है। आप देखिए कि इसका टेम्पोरल एसोसिएशन किसके साथ में। अब ये टेम्पोरल एसोसिएशन का मतलब क्या है कि अभी ऐसी कौन सी घटना हुई जो मेरे दिमाग में चली, या मैंने कुछ नेगेटिव सुना, या पास्ट का कोई नेगेटिव याद आया, या फ्यूचर का कोई नेगेटिव चला, उसके बाद से अगर मेरे अंदर ये सिम्टम्स हो रहे हैं, या फिर हमारी कई बार किसी जगह के साथ में कंडीशनिंग हो जाती है कि किसी जगह पर जाने से पहले हम सोचने लग जाते हैं कि यार कुछ गड़बड़ होगा, वहाँ पे कोई दिक्कत होगा, और जैसे ही हम उस जगह पे जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा घबराहट होने लग जाती है। तो हमें अपने आप को ऑब्जर्व करना पड़ता है कि यार क्या हुआ, मैंने कुछ नेगेटिव सुना, या पास्ट के कुछ नेगेटिव रिकॉल हुआ, या किसी जगह के साथ में मेरी कंडीशनिंग हो गई। तो ये सब चीज़ें जो हमारे दिमाग में चलती है, इन्हीं के कारण हमारा जो धड़कन का वेरिएशन आता है, या मतलब ये ऊपर और नीचे होती है। और ये 72 जो है वो क्या है, एवरेज है। ये एवरेज कुछ इस तरह से आप समझिएगा, मतलब अगर आपका हार्ट का इन्वेस्टिगेशन ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये जो धड़कन बढ़ता है और घटता है, इसको अपन साइनस टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। साइनस टैकीकार्डिया, इसके कई सारे नाम होते हैं, जैसे साइनस टैकीकार्डिया, इसको हाइपर एक्टिव बीट भी बोल देते हैं, या एक्सट्रीम टैकीकार्डिया भी बोल सकते हैं। जो साइनस टैकीकार्डिया है, क्यों, क्योंकि आपका हार्ट रेट है वो बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है मतलब ये एक्सट्रीम, इसको क्या बोल सकते हैं, एक्सट्रीम टैकीकार्डिया। ये भी कई बार इसको बोलने का एक तरीका है, नाम है। जैसे आप पानी को वाटर बोलते हो, नीर बोलते हो, जल बोलते हो, तो इसके अलग अलग नाम है। और अपन ये अलग अलग नाम सुन के भी कई बार डर जाते हैं कि यार उसमें तो ये आया था। अच्छा, कई बार लोग यहाँ पे ये भी मिस्टेक करते हैं कि एक बार अपना ईसीजी देख लिया,
तो दोबारा अपना ईसी देखते हैं कि पहले वाला नॉर्मल था या दूसरे वाला नॉर्मल है या नहीं। तो वो क्या करते हैं कि ईसीजी की जो वेव्स हैं उनको मैच करने की कोशिश करते हैं कि एज इट इज एकदम फोटोकॉपी होना चाहिए। फोटोकॉपी कैसे हो सकता है? वो तो भैया आपकी हार्ट की पहले की डिमांड्स जी, जो नॉर्मल डिमांड्स थी उसके अकॉर्डिंग पंप कर रहा था, तो उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का ग्राफ अलग आएगा, और अब आप कर रहे हो तो उसका इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का ग्राफ अलग आएगा। अच्छा, ये दोनों ग्राफ अलग आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो ईसीजी है वो गड़बड़ है। ये बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। मतलब एक ही सेम पर्सन के दो ईसीजी के जो ग्राफ जो नॉर्मल है दोनों, वो दोनों डिफरेंट पूरी तरह से हो सकते हैं और होते ही हैं जनरली, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो उस टाइम की डिमांड के अकॉर्डिंग वो ग्राफ शो करता है। तो यहां पर इस चीज को बहुत अच्छे से बिठा लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। तो यहां पर एक बड़ा प्रश्न मुझसे पूछा जाता है कि सर अगर ये धड़कन बढ़ती है तो उस समय हम क्या करें? देखिए, जनरली मैं जो सजेशन देता हूं और जो सबसे बेस्ट सजेशन है जिसके ऊपर हमें काम करना होता है, जिसके ऊपर हमें वर्क करना होता है, कि भाई अगर हमारी धड़कन बढ़ती है तो बेसिकली उसके लिए कुछ नहीं करना होता। क्यों कुछ नहीं करना होता? क्योंकि हमारा जो बॉडी है, हमारा जो ब्रेन है, उसके अंदर दो तरह के रेस्पॉन्स होते हैं। एक तो होता है फियर रेस्पॉन्स और एक होता है नॉन फियर रेस्पॉन्स। एक होता है एंजाइटी साइकिल, एक होता है एडेप्टिव साइकिल। मतलब जब हमारे अंदर डर बढ़ता है, जब हमारे अंदर एंजाइटी बढ़ती है तो उसके कारण हमारी धड़कन भी बढ़ती है, हमें घबराहट भी होती है, हमें बेचैनी भी होती है। लेकिन अगर हम उस सिचुएशन में ही रहते हैं, उस परिस्थिति में ही रहते हैं, उस माहौल में ही रहते हैं, तो हमारा जो घबराहट है वो बढ़ते बढ़ते एक पीक तक बढ़ता है, और उस पीक के बाद में ये जो घबराहट है वो कम होना शुरू हो जाता है। उस पीक के बाद में घबराहट है वो ऑटोमेटिक क्या होने लग जाता है? नॉर्मल डाउन होने लग जाता है, इजी फील करने लग जाता है। तो यहां तक पहुंचने के लिए, जो पीक तक पहुंचने के लिए, ये क्या साइकिल है? ये हमारा फियर साइकिल है। इसको आप एंजाइटी साइकिल भी बोल सकते हो। मतलब आप जब भी किसी फियरफुल सिचुएशंस के अंदर एक्सपोज करते हो, वहां पर बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है, तो धड़कन बढ़ती है। मतलब यहाँ तक आपका बॉडी का कौन सा साइकिल चल रहा होता है? एंजाइटी साइकिल चल रहा होता है। लेकिन अगर आप एक्सपोजर कंटिन्यूस कर रहे होते हो, लगातार आप एक्सपोजर कर रहे होते हो, तो हमारी जो फियर है वो एक पीक तक पहुंच जाती है, हमारी जो एंजाइटी का साइकिल है वो पीक तक पहुंच जाता है, हमारी घबराहट का, हमारी धड़कन का जो साइकिल है वो पीक तक पहुंच जाता है। उसके बाद में हमारी बॉडी के अंदर एडेप्टिव साइकिल स्टार्ट होता है और हमारी जो घबराहट है वो ऑटोमेटिकली क्या होने लग जाती है? कम होने लग जाती है। ये हमारे अंदर सिस्टम है। इस पूरी प्रकृति ने, ये इतनी खूबसूरत जो नेचर है जिसने हमारा ये बिल्डअप किया, इस नेचर की बुद्धिमत्ता का जो हम आउटकम है, ये हमारा जो क्रिएशन है वो इतना खूबसूरत सा क्रिएशन है जिसके अंदर सारे सिस्टम है। मतलब फीडबैक सिस्टम है इसके अंदर, कि ये क्या करता है कि ये इस एडेप्टिव साइकिल को स्टार्ट कर देता है, और जैसे ही एडेप्टिव साइकिल स्टार्ट होता है हमारी जो घबराहट है वो कम होने लग जाती है, हमारी जो धड़कन है वो कम होने लग जाती है। और वैसे भी अगर हम इसमें कुछ भी नहीं करते, मतलब वो जब घबराहट हो रही है तो उसके साथ में रह रहे हैं कि ठीक है, होने दो, कोई बात नहीं, ये जो घबराहट है सिंपल एंजाइटी है, सिंपल फियर का रेस्पॉन्स है, ठीक है, होने दो इसको। तो जब ये होती है और उसके बाद में हम नॉर्मल रहते हैं, मतलब हमें कुछ होता नहीं है, तभी तो हमारे दिमाग के अंदर ये एक्सेप्टेंस आती है कि भाई साहब ये धड़कन जो है ये क्या है? नॉर्मल है। ये जो बेचैनी हो रही है ये नॉर्मल है। किसके कारण है? ये एंजाइटी के कारण है। कोई किसी भी प्रकार का फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, कोई किसी भी प्रकार का हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है। हार्ट का जांच सारा नॉर्मल है, मैंने बार बार करवा लिया। तो ये हमें अपने आप को क्या करना पड़ता है? डिस्प्यूट करना होता है, इसको बहुत अच्छे से अपने आप को एक्सप्लेन करना होता है, अंडरस्टैंड करना होता है। दोस्तों, हमारा जो फियर है, हमारा जो डर है, उसका एक ही सॉल्यूशन है कि चीज़ों को सही तरीके से समझा जाए, चीज़ों को लॉजिकली समझा जाए, चीज़ों को साइंटिफिकली अंडरस्टैंड किया जाए। जितना अच्छा आप अंडरस्टैंड करेंगे, जितना अच्छा आप समझेंगे, उतना ही ज़्यादा आप जो फियर है उसको अपने आप से दूर कर पाएंगे, फियर से हमेशा के लिए अपने आप को मुक्त कर पाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRKTV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, ये जो एंजाइटी की जो प्रॉब्लम है, जो धड़कन की प्रॉब्लम है, जो घबराहट की प्रॉब्लम है, जो पैनिक का प्रॉब्लम है, इसको हम पूरी तरह से कैसे खत्म कर सकते हैं, इसकी हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप कर सकते हैं, इसके ऊपर हमने एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा कोर्स लॉन्च किया हुआ है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जो इसके अंदर यूज़ की जाती है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप अपने अंदर इंस्टॉल करके, जिसको आप समझ के, जिसको आप अंडरस्टैंड करके अपनी इन प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से हटाने में बहुत अच्छे से हेल्प ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।